हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी तथा कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं आपके, उनमें जो है पॉलिटी का एक अच्छा खासा जो है सेगमेंट रहता है। 5 से 6 सवाल तो बनते ही हैं। तो पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान महत्वपूर्ण विषय साबित होता है। तो आज उसी से संबंधित हम महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस की या भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित सवालों की। तो आप लोगों ने अगर अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है जो कि 12, 13 या 15 की संख्या में पड़े हुए हैं, मुझे याद नहीं है अभी तक, तो जा करके देख सकते हैं। और जो भी सवाल महत्वपूर्ण छूट गए हैं, ये सीरीज़ है 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो 1500 क्वेश्चन जो है पूरा करेंगे इसमें, और यह सीरीज़ आप लोग पूर्ण कर लेते हैं तो याद रखिएगा पॉलिटी से संबंधित लगभग सभी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। अब ज़्यादा बात ना करते हुए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आइए आज का पहला सवाल देख लेते हैं। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय हाईकोर्ट स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो देखिए, स्थापित थोड़ा सही से नहीं लिखा है, तो याद रखिएगा ये स्थापित है। तो 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय को स्थापित करने का अधिकार जो है संसद को प्रदान है। संसद जो सर्वोच्च है, सर्वोच्च तो नहीं है संसद, भारत का संविधान ही सर्वोच्च है। संसद केंद्र में राज्य करने वाली संस्था है और विधानमंडल राज्य में राज्य करने वाली संस्था है। तो संसद को यह अधिकार है कि 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। तो देखिए, इसके उदाहरण भी है कि अगर आप देख सकते हैं केरल हाई कोर्ट देखते हैं, वह हाई कोर्ट जो केरल हाई कोर्ट है वह लक्षद्वीप का भी कार्य संभालता है। इसी प्रकार अगर कोलकाता हाई कोर्ट को देख लें तो कोलकाता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित मुकदमों को भी देखता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त रूप से जो न्यायालय है उसको स्थापित करने का अधिकार पूर्ण रूप से संसद को है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो देखिए, राष्ट्रपति के विचाराधीन या आरक्षित विधेयक जो होते हैं उन पे जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो जो भी विधेयक या बिल राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा आरक्षित विधेयक होंगे उन पे जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यह शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? तो देखिए, राज्यों के जो भी भारत में तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो राज्यों में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, तो प्रत्येक राज्य की बात की जाए तो उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वह विश्वविद्यालयों के पदेन कुलपति के पद पर विराजमान होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी राज्य हो उसके विश्वविद्यालय जो होते हैं उनका पदेन कुलपति राज्यपाल ही होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाए? तो देखिए, संसद की कार्यवाही से संबंधित यह सवाल है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य चाहे लोकसभा को हो या राज्यसभा को हो वह तुरंत उत्तर चाहता है, उन प्रश्नों को हम तारांकित प्रश्न कहेंगे। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर जो है, जो सदस्य यह सवाल पूछता है उसका उत्तर वह तुरंत चाहता है, तो ऐसे सवाल को तारांकित प्रश्न कहा जाएगा। लोकसभा में या राज्यसभा में चाहे जय की कार्रवाई चल रही हो, अगर कोई भी सदस्य किसी प्रश्न का उत्तर बहुत ही तुरंत या जल्दी ही चाहता हो तो उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में अंग्रेज को कितनी सीटें मिली थी? सॉरी दोस्तों, अंग्रेज बोल दिया मैंने गलती से। तो संविधान सभा में जो निर्वाचन हुए थे, देखिए, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भेजा गया था इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन करने के लिए, तथा निर्वाचित होने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। तो भारतीय संविधान सभा का जब निर्वाचन हुआ तो कांग्रेस, जो कि तत्कालीन सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको जो है कुल मिलाकर 389 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें से 208 सीटें जो है कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, 389 सदस्यों को जो है संविधान सभा बनी थी निर्वाचित होकर, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अगला सवाल देख लेते हैं। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो देखिए, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने के पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो मंत्रिपरिषद के उपनिवेश थे कि राष्ट्रपति की सहायता करने के पूर्व उसके उपनिवेश थे। तो कार्य संचालन में राष्ट्रपति के पूर्व मंत्रिपरिषद के उपनिवेश थे। अगला सवाल देख लेते हैं।
किस राष्ट्रपति के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो देखिए समवर्ती सूची के विषय जो होते हैं कंकरेंट लिस्ट कभी कहते हैं, इस सूची के जो विषय होते हैं वह राज्य तथा केंद्र दोनों के ही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची जो 7 है उसमें जो है जितने भी विषय हैं जिनमें कानून बनाए जाते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची तथा समवर्ती सूची। तो देखिए राज्य सूची में तो राज्य कानून बनाता है, केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाता है, लेकिन जो भी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं उनमें जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों के पास ही है। अगला सवाल देख लेते हैं। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होगा? तो देखिए रजिस्ट्रीकरण के द्वारा जब भी नागरिकता प्राप्त करना हो किसी भी व्यक्ति को तो कम से कम देखिए उसके लिए और भी शर्तें होती हैं, उसके साथ कम से कम 5 वर्षों को रहने का जो है 5 वर्षों से वह भारत में रह रहा है इसका प्रमाण पत्र उसको देना होगा। इसके अलावा अन्य भी शर्तें होती हैं कुछ भी, लेकिन रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करनी है अगर किसी भी व्यक्ति को तो कम से कम 5 वर्ष भारत में निवास करने का जो है उसे प्रमाण पत्र सरकार को देना होगा, जिससे यह पक्का हो जाएगा कि यह भारत में लगभग 5 सालों से रह रहा है। उसके अलावा अन्य भी शर्तें हैं जिनको पूरा करता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी रजिस्ट्रीकरण के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो देखिए प्रशासकों की आचार संहिता नीति निर्देशक तत्व को कहा गया था। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद यूँ कह लें कि 36 से 51 तक और भाग कह लें तो भाग 4 में वर्णित है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व प्रशासकों की आचार संहिता को कहा गया है। तो देखिए नीति निर्देशक तत्वों को ही प्रशासकों की आचार संहिता कहा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन होता है? तो देखिए संसद की प्रत्येक बैठक में जो पहला विषय होता है प्रश्नकाल का होता है। तो देखिए संसद की जब बैठक होती है तो पहला जो 1 घंटा होता है वह प्रश्नकाल का होता है, उसके बाद का 1 घंटा शून्यकाल होता है तथा उसके बाद का जो अगला घंटा आता है उसमें जो है उत्तर काल होता है या उत्तर की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो संसद के प्रत्येक सदन में पहला विषय जो है प्रश्नकाल होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो देखिए भारतीय संसद को जो है मूल अधिकार में संशोधन का जो अधिकार है 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। इससे पहले मूल संविधान में कहीं भी यह वर्णित नहीं था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में जो है परिवर्तन कर सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह मूल अधिकारों में जो है संशोधन कर सकती है या उनमें जो है थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो देखिए उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से किसने निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने। तो देखिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। देखिए अनुच्छेद 15 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और समानता का अधिकार के अंतर्गत आने वाला आर्टिकल है। तो देखिए मूल वंश जाति लिंग और अन्य किसी आधार पर ही किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी जो है असामाजिकता या सामाजिक असमानता नहीं दर्शाई जा सकती। यह आर्टिकल 15 ही दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति मूल वंश लिंग के आधार पर जो है असमानता नहीं की जा सकती, समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए सामाजिक समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देख लेते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जो जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वही इनकी नियुक्ति कर देता है। अगला सवाल देख लेते हैं। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ? तो हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो है विरोध हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और उनका विरोध तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हो गया था हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकता है। तो याद रखिएगा, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं भारत में, उसमें से एक होता है नेशनल इमरजेंसी जो कि अनुच्छेद 352 के तहत। उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो राज्यों की मशीनरी फेल हो जाती है उसके लिए 356 के अंतर्गत दिया गया है, और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा या वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो देखिए, संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा या लोकसभा हो, उन दोनों सदनों में जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है शून्यकाल कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो देखिए, उच्चतम जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, गठन तथा शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की जो शक्ति है भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट को प्राप्त है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो देखिए, निर्वाचित आयोग नहीं होना चाहिए, निर्वाचन आयोग होना चाहिए। तो देखिए, भारत में जो निर्वाचन आयोग है यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका वर्णन भी है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है किस किस के चुनाव कराता है? तो देखिए, संसद के चुनाव कराता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराता है जिसमें विधानसभा विधान परिषद के चुनाव हो सकते हैं, तथा राष्ट्रपति पद का चुनाव तथा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी निर्वाचन आयोग करवाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है वर्णित है निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, और भारत का निर्वाचन आयोग जो है संसद का चुनाव, राज्य विधानमंडलों का चुनाव तथा राष्ट्रपति तथा इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद का भी चुनाव करवाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो सेंट्रल मंत्रिपरिषद होता है उसी की जो है सिफारिश पर या उसके लिखित प्रार्थना पत्र पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है। तो देखिए, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है लिखित रूप से एक दस्तावेज देगा राष्ट्रपति को कि आपातकाल की घोषणा करना है, तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर देता है। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो देखिए, राज्यपाल विधानसभा जो होती है, किसी भी राज्य की विधानसभा हो उसमें जो है राज्यपाल को एक सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य को जो है मनोनीत कर सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं? तो देखिए, प्रखंड विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वो ब्लॉक का कार्य देखता है, जबकि पंचायत समिति के प्रशासन का संबंध प्रखंड विकास अधिकारी से होता है। तो याद रखिएगा, जो बीडीओ होता है वो ब्लॉक से संबंधित होता है, जबकि पंचायत समिति के प्रशासन का जो प्रबंध करता है प्रखंड विकास अधिकारी करता है। तो याद रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्रखंड विकास अधिकारी पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध करता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा की गई? तो देखिए, राष्ट्र के नीति दिशा सिद्धांत जो है नीति सूचक। देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान मॉडिट जो भाग 4 है उसमें जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो दर्शाए गए हैं
उन्हीं में जो है भारत को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है और विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उन्हीं में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की जो है विस्तार से बात की गई है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए, भारत में अगर कोई भी नई अखिल भारतीय लोक सेवा या कोई भी अखिल भारतीय सेवा लानी है और लोकसभा आयोग की स्थापना भी करनी है, तो इसका जो है अधिकार जो है राज्यसभा को प्राप्त होता है। तो राज्यसभा के द्वारा कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा तथा लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की जा सकती है। तो इसमें जो है ज़्यादा शक्ति लोकसभा से राज्यसभा को मिलती है। तो देखिए, राज्यसभा के द्वारा ही नई अखिल भारतीय सेवा को जो है देश में लाया जा सकता है तथा नए लोक सेवा आयोग का भी निर्माण या स्थापना की जा सकती है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा इस वीडियो को, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।